क्लास में आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, संविधान निर्माण लोकतांत्रिक राजनीति से। इसमें देखिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, संविधान की। संविधान क्या है? संविधान नियमों का संग्रह है और ये नियम लोकतंत्र में शासक वर्ग को आज़ाद करने से रोकता है। वो मतलब जो भी काम करेंगे संविधान के नियमों के हिसाब से काम करेंगे, जिनका पालन नागरिकों को और सरकार दोनों को करना होता है, इन नियमों का पालन। और ऐसे सभी नियम का सम्मिलित रूप ही संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून है ये संविधान जो है, ये पूरे देश के लिए है। अभी देखा ना कि जो लोकतंत्र में व्यवस्था में जो चाहे वो शासक वर्ग हो या जनता हो, सभी को या नागरिक, सभी को इन नियमों का, इन कानूनों का पालन करना होता है। इसलिए ये सर्वोच्च हैं। नागरिकों के अधिकार, संविधान में नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्ति और उसके कामकाज और काम करने के तरीके, हर चीज़ का, हर उसका निर्धारण होता है। तो इस अध्याय में लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ विचार किया जाएगा। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है और किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल कौन कौन से हैं। यानी लोकतांत्रिक देश में जो संविधान का आकार होगा वो कैसा होगा, इस को मूल्य देने वाले कौन कौन से हैं जो है। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उनमें बदलाव कर सकते हैं? तो हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है और वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम जो है इस अध्याय की शुरुआत में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में संविधान किस तरह से बना, इस पर अध्ययन करेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण में और इसके पीछे मौलिक विचारों और मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा माना जाएगा। तो आप देखिए दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें ये कौन कह रहा है, नेल्सन मंडेला, जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है और जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी और अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। तो रंगभेद के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। रंगभेद नीति चलती है दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों की। रंगभेद ये नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यानी ये दक्षिण अफ्रीका पर ये व्यवस्था जो चल रही है गोरे और कालों की, ये यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यानी वहाँ पे एक विद्रोह का बीज पैदा कर दिया था यूरोप के लोगों ने। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया
जैसे भारत को बनाया था। पर भारत ने उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। यानी भारत की स्थिति से और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ और ज़्यादा गोरे लोग बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। यानी वहाँ के लोगों को बांट दिया दो भागों में कि गोरे और काले, उनमें अंतर बता दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे वहाँ पे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। यानी जो अश्वेत थे, काले थे, वो उनके लिए दमन की नीति चलाई गई। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तारणताल और सार्वजनिक शौचालयों, यानी इतनी चीज़ों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतज़ाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता था। यानी अलग अलग करने, एक देश के लोगों को अलग अलग करने का इंतज़ाम था ये। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए और इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी दूसरे और संगठन भी इनके साथ आ गए। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।